आपने जो इतना प्यार दिया उसके लिए तहे दिल से आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। इसी तरह आप प्यार देते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपको आईपीसी और सीआरपीसी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको लेकर आपके सामने प्रकट करें और बताएं कि कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। तो आप इस वीडियो के तथ्य पर आप अपनी पढ़ाई को थोड़ा और बेहतर बना सकते हैं। जो पीवाईक्यू होते हैं वो एक समझ पैदा करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। तो एक तरीके से आपको पढ़ने का तरीका पता चलता है, क्योंकि आप पढ़ते रहते टीचर क्लास में पढ़ाता है, पीवाईक्यू नहीं कराता है, आप कहते क्या पूछ लिया क्या पूछ लिया। आप उस स्तर तक जा ही नहीं पाते हैं जहाँ तक जाना चाहिए। और वो कब जा पाएंगे जब आपको क्वेश्चनों का समावेश मिलेगा, क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, आप एग्जामिनर की नजरिए से जब सोचेंगे तब आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर आप ये सोचते कि हम पढ़ते रहे प्रैक्टिस ना करें और सब हो जाए तो पॉसिबल नहीं है। प्रश्न नंबर 367 क्या कहता है? भारतीय दंड संहिता की धारा आईपीसी 307 का संबंध निम्न में से किससे है? खतरनाक हथियारों का उपयोग करके, स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, हत्या का प्रयास, अप्राकृतिक अपराध, अनुचित निरोध और अनुचित बंधन। तो किससे है? हत्या के प्रयास से। ठीक है, आईपीसी 307। ठीक है, हत्या केस में अगर सुनवाई होगी तो 307 के तहत होगी। ठीक है, ये 307 कब लगता है? जब कोई किसी का मर्डर करता है या प्रयास करता है। मामला द्विविवाह के अपराध और निजता के कानून और देश में समान नागरिक संहिता के लिए अत्यधिक आवश्यकता के बीच टकराव से संबंधित है। अदालत ने यह माना कि इस्लाम में परिवर्तित होने के बाद अगर कोई व्यक्ति इस्लाम में परिवर्तित हो जाता है, एक हिंदू आदमी की दूसरी शादी अमान्य होगी। अगर एक हिंदू आदमी इस्लाम में परिवर्तित हो रहा तो एक हिंदू आदमी की जो दूसरी शादी होगी अमान्य होगी, अगर पहली शादी भंग नहीं हुई। यानी पहली शादी भंग मतलब जब तक दोनों के बीच तलाक नहीं हुआ तब तक वो जो दूसरी शादी करेगा वो अमान्य होगी। तो ये जो मामला है वो कहाँ का है? तो ये जो मामला है ये सरला मुदगल बना भारत संघ का है। और ये कब का है? ये 1995। ये किससे जुड़ा है? द्विविवाह से जुड़ा है। किससे है? दूसरा विवाह, अगर कोई द्विविवाह करता है। ठीक है, और अगर हम कहें इसमें सुनवाई किस आईपीसी के तहत होगी तो आईपीसी 494 के तहत सुनवाई की जाएगी। जो इसके कानून होंगे वो सारे कानून वहां पर लागू होंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के अंतर्गत दहेज मौत के जिम्मेदार व्यक्ति को न्यूनतम कितने वर्ष की सजा देने का प्रावधान है? अगर कोई व्यक्ति किसी महिला से दहेज मांगता है, अगर वो महिला आत्महत्या कर लेती है तो उस व्यक्ति को न्यूनतम कितने वर्ष की सजा होगी? तो 7 वर्ष की सजा होगी न्यूनतम, और अधिक में आजीवन कारावास हो सकता है, आजीवन। लेकिन उसे कम से कम 7 वर्ष की तो सजा तो कन्फर्म ही होगी। न्यूनतम 7 वर्ष की सीमा है। भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के विषय में है। जो 377 धारा है वो किसके विधेय में? किसके विषय में है? सादोष अवरोध तथा सादोष परिरोध, अप्राकृतिक अपराध, हत्या का प्रयास, खतरनाक हथियारों का उपयोग कर स्वेच्छा से चोट पहुंचाने से है। तो किससे है? अप्राकृतिक अपराध से। मामला भारतीय अदालत में दायर किया गया। एक, निर्वाह व्यय से संबंधित है, भरण पोषण से संबंधित है। इससे है भरण पोषण से संबंधित है। इस मामले में 62 वर्ष महिला यानी 62 वर्ष मुस्लिम महिला को उसके पति ने 1968 में तलाक दे दिया। उसने अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए धन मांगा
और उच्चतम न्यायालय में मुकदमा जीत भी लिया, परंतु उसे निर्वाह वह नहीं दिया गया, यानी भरण पोषण नहीं दिया, क्योंकि उसी दरमियान देश के कानून में कुछ बदलाव हो गए। तो ये जो मामला है किससे है, तो ये मामला है साहिबानों से संबंधित, साहिबानों से संबंधित है। इनके पति ने 1978 में तलाक दिया था और इसने क्या किया, गुजारे भत्ते की मांग की और सुप्रीम कोर्ट ने उसे गुजारा भत्ता देने का फैसला सुना भी दिया था। लेकिन बाद में राजीव गांधी सरकार ने राजीव गांधी सरकार ने 1986 में एक अधिनियम पारित किया। वो अधिनियम क्या था, वो अधिनियम था मुस्लिम महिला तलाक आरक्षण अधिनियम, वो पारित कर दिया। उसके जरिए ये जो गुजारा भत्ता था वो कैंसिल हो गया। सीआरपीसी धारा 2X के अनुसार वारंट मामला होता है जो एक ऐसे अपराध से संबंधित है जिसकी सजा मृत्युदंड, आजीवन कारावास अथवा वर्ष से अधिक अवधि का कारावास हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो संबंध है वो 2 वर्ष से है। किससे है? 2 वर्ष से है। किससे है? 2 वर्ष से। आईपीसी की धारा 146 के अनुसार जब भी गैरकानूनी जनसमूह द्वारा उसके किसी भी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, ऐसे जनसमूह के अहम उद्देश्य के अभियान में, तो एक ऐसे जनसमूह का हर सदस्य अपराध का दोषी होता है। अगर आईपीसी 146 क्या कहती है, अगर कहीं पर भी जनसमूह में अगर कोई अपराध कर रहा है तो दोषी पाया जाता है, तो किस के तहत जो धारा लगेगी 176 क्या होगी? विद्रोह होगा, राजद्रोह होगा, आतंक होगा, दंगा होगा, पीछा करना, तो दंगे में जो धारा लगती है वो आईपीसी 146 लगती है। याद रखना, दंगे में धारा यही लगती है। ठीक है, इसी के द्वारा उस पर बल हिंसा का प्रयोग किया जाएगा। भारतीय दंड संहिता के अनुसार इनमें से किस अपराधों के लिए मृत्युदंड दिया जा सकता है? धारा 121 कहती है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की घोषणा। हाँ सही, अगर युद्ध की घोषणा करोगे तो मृत्युदंड मिलेगा। धारा 364A कहती है फिरौती के लिए व्यापारण, मतलब किडनैपिंग करोगे, किडनैपिंग के लिए अगर तुम किसी के साथ फिरौती मांगोगे तब भी आपको मृत्युदंड दिया जाएगा। दोनों सही है, तो ए और बी दोनों क्या होगा? इसका राइट होगा। दोनों क्या होगा? इसका राइट होगा। ठीक है, भारतीय दंड संहिता की धारा 375 और 376 के विषय में है। जो 375 है वो 376 के विषय में है। दोनों धाराएं किस किस विषय में है? तो ये जो विषय हैं, इनका जो विषय क्या है? हत्या का प्रयास, बलात्कार सहित दूसरे यौन संबंध, अप्राकृतिक अपराध, खतरनाक हथियारों का उपयोग कर स्वेच्छता से चोट पहुंचाना। तो किसका है? किससे संबंधित? बलात्कार सहित दूसरे यौन अपराध से संबंधित है। चलो आगे बढ़ो। निम्नलिखित अपराधों में से किस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता के लिए मृत्युदंड संभावित है? मृत्युदंड भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के उद्देश्य से हथियार जमा करना, लोग इत्यादि जुटाना, ये मृत्युदंड की श्रेणी में नहीं आता है। ऐसे झूठ सबूत गढ़ना या पेश करना जिससे किसी व्यक्ति को मृत्युदंड हो सके, जिनकी वजह से किसी निर्दोष व्यक्ति को अपराधी ठहरा कर उसे मृत्युदंड दिया जा सके, ये सही होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? बी सही होगा, सिर्फ बी। राज्यसभा ने 8 अगस्त 2016 को मानसिक स्वास्थ्य सेवा विधेयक पारित किया। याद रखना, मानसिक स्वास्थ्य सेवा विधेयक कब पारित किया गया? 8 अगस्त 1916 को। कौन सी कृतज्ञ को अपराध श्रेणी से अलग कर दिया? अब इसने जब पारित किया तो किस श्रेणी को उसने अलग कर दिया? कौन सी श्रेणी थी इसको अलग कर दिया? तो आत्महत्या के प्रयास को अलग कर दिया। इसको आत्महत्या के प्रयास को अलग कर दिया गया। राम ने एक अपराध किया, राम बहुत शैतान था, जिसके लिए उसे के लिए 40 रुपए का जुर्माना लगा। देखो, राम को 40 रुपए का जुर्माना लग गया। राम था, लेकिन वह इस राशि का भुगतान नहीं कर सका क्योंकि वो गरीब था। आईपीसी की धारा 67 के अनुसार उसे भुगतान न करने के लिए अधिकतम महीने तक की कैद
किया जा सकता है। अगर 40 रुपये नहीं दिया और जुर्माना लगा तो जो धारा 67 कहती है अगर तुम भुगतान नहीं दोगे तो तुमको कितने महीने के लिए कैद में रखा जा सकता है। तो कितने के लिए? 2 महीने के लिए। कितने? 2 महीने के लिए। तो 2 महीने के लिए कैद रखी गई राम को। ठीक है। और 100 रुपये तक अगर जुर्माना है तो 4 महीने तक। अगर 100 रुपये तक है, अगर नहीं जुर्माना दे रहे हो तो 4 महीने तक रखा जाएगा। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 303 को रद्द कर दिया, जिसके अनुसार एक आजीवन कैदी द्वारा की गई हत्या के लिए उसे अनिवार्य मृत्युदंड दिया जाना चाहिए था। तो ये जो केस है कहाँ का है? ये केस क्या बता रहा है? तो ये मिट्टू बना पंजाब राज्य के से संबंधित है। संबंधित है। आगे बढ़ो। भारतीय दंड संहिता का कौन सा अध्याय वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने के लिए जुर्माने से संबंधित है? तो अध्याय 14। अध्याय 14, 14 लिखा है। क्या है? अध्याय 14। और जो वातावरण जो आता है, अगर उसके जुर्माने की बात करें, दंड की बात करें, दंड किस धारा के तहत दिया जाता है? तो धारा 278। पर्यावरण को अगर हम दूषित करेंगे तो 278 के तहत हमें दंड दिया जाएगा। दंड दिया जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ो। जब लोग सार्वजनिक स्थान पर लड़ते हुए सार्वजनिक शांति को भंग कर देते हैं तो उसे दंगा करना कहा जाता है। और न्यूनतम कितने लोगों के होने पर ऐसी स्थिति को दंगा करना कहा जाएगा? तो अगर 2 लोग हैं और आपस में लड़ने लगे और लड़ते लड़ते वहां की स्थिति बिगड़ गई और दंगा हो गया, तो कितने लोग वहां पे थे? 2 लोग। 2 लोग, ये नहीं कि 50 लोगों ने मिलकर दंगा किया तभी दंगा कहा जाएगा। और 2 लोगों ने लड़ाई झगड़ा की तो वो दंगा की श्रेणी में आ जाएगा। राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है। देखो राम बहुत शैतान है। राम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की किस धारा में होगा? तो धारा 97। किस धारा में होगा? धारा 97। धारा 97 में आप अपने प्राइवेट पार्ट की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार दिया गया है। प्राइवेट प्रतिरक्षा में की बातें की गई हैं। आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से किस मामले में यह फैसला किया गया था कि कोई आजीवन कारावास एक साथ चलेंगे? कई आजीवन कारावास एक साथ चलेगी और एक की क्षमा दूसरे को प्रभावित नहीं करेगी। अगर 2 व्यक्ति को आजीवन कारावास है, अगर एक को क्षमा हो गई तो क्या दूसरे को भी क्षमा दी जा सकती है? वो उसको प्रभावित नहीं करेगी। तो ये कहाँ का मामला है? अगर इस मामले की बात करें तो ये कहाँ का है? मुथुरामलिंगम बना राज्य। मुथुरामलिंगम बना राज्य। और ये कब का है? 2016 का है। उच्चतम न्यायालय के फैसले पर यह किया गया था। आजीवन कारावास एक साथ चलेंगे और एक ही क्षमा दूसरे को प्रभावित नहीं करेगी। तो ये कब हुआ था? हम कह सकते हैं 2016 में हुआ था। ठीक है। मुथुराम लिंगम और राज्य। ठीक है। राज्य बोले तो उच्च न्यायालय की बात हो रही है। किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार हमारे पास नहीं होगा? किस मामले में? तो लोक सेवा द्वारा किया गया कार्य। अगर लोक सेवा द्वारा अगर कार्य करेंगे तो आत्मरक्षा का जो अधिकार होगा वो हमारे पास नहीं होगा। यानी कि जनता के कार्य के लिए। किसके? जनता के कार्य के लिए। ठीक है। आगे बढ़ो। आत्मरक्षा का अधिकार। आत्मरक्षा का अधिकार अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा, चोरी लूट आदि अपराध की प्रतिरक्षा या उपरोक्त सभी। तो ये सभी आएंगे आत्मरक्षा का अधिकार। महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है। तो ये किस में आएगा? भारतीय दंड संहिता में आएगा। किस में आएगा? भारतीय दंड संहिता में। किस में आएगा? भारतीय दंड संहिता में ऐसा आएगा। क्या? महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला। और अगर सुनवाई होगी तो किस धारा के साथ होगी? तो आईपीसी 97। याद रखना, अगर किसी महिला की लज्जा भंग हो रही है
तो अगर उस पर दंड दिया जाएगा सामने वाले को तो उस पर कौन सी आईपीसी धारा लगेगी? आईपीसी धारा 97 लगेगी। ठीक है, और यही वो कहती है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किससे संबंधित है? शरीर से, संपत्ति से, शरीर व संपत्ति दोनों से। तो किससे संबंधित है? शरीर व संपत्ति दोनों से संबंधित है। आगे बढ़ो। आईपीसी की धारा 376 नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? तो 376 क्या होता है? बलात्कार से, रेप से संबंधित है। किससे संबंधित है? रेप से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस केस में अस्वस्थ मन, अनसाउंड माइंड का बचाव के रूप में होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? तो आर वी मैकनटन। निम्नलिखित में से किसका संबंध आत्मरक्षा से है? आत्मरक्षा के अधिकार से है। तो किसका है? जयदेव बना स्टेट। किसका है? जयदेव बना स्टेट। और इसका हम बात करें, ये मामला कब का है? तो 1962 का है। 1962 का है। ठीक है। भारतीय दंड संहिता 96 और 107 तक प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से संबंधित है। यानी कि जब तक भी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार होंगे वो सारे 96 से लेके 106 के धाराओं के बीच में ही उसमें सारे कर्तव्य लिखे हुए हैं और दंड उसी में है। एस वरदराजन बना स्टेट ऑफ मद्रास का संबंध निम्न में से किस केस से? अच्छे से याद रखना। आईपीसी धारा 366 है, 364 है, 363 है, या इनमें से कोई नहीं। तो किससे है? 363। आईपीसी 363 से है। किससे? 363 से है। और ये मामला कब का है? तो मामला भी याद रखना, ये 1965 का है। 65 का है। आगे बढ़ो। रामू सोनू के घर खिड़की से घुसता है और रामू ने निम्न में से कौन सा अपराध किया? तो सेंधमारी की। क्या की? सेंधमारी। इसीलिए कहा जाता है किसी के घर में कूदो तो दरवाजे से जाओ, अगर दरवाजे से नहीं गए तो समझो वो तुम्हारे ऊपर केस करेगा। किसका? सेंधमारी का। ठीक है। और जो तुम्हारे ऊपर कौन सी आईपीसी लगेगी? तो आईपीसी 445। कौन से लगेगी? 445 के तहत गृह भेदन के अपराध के रूप में जाना जाएगा। इसलिए दरवाजे से चोरी करो। निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। कौन सा कथन सत्य होगा? संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट की गिरफ्तारी कर सकता है। हाँ, बिल्कुल कर सकता है, ये तो है। ठीक है। इसका मतलब होता है, हम कहते हैं इरादे या चाहा हुआ। उच्च न्यायालय से अभिप्रेत है कि राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय से। हाँ, ये भी सही है। तो कौन होगा? दोनों सही होंगे। क्या होंगे? दोनों सही होंगे। ठीक है। पुलिस अधिकारी बिना वारंट की गिरफ्तारी कर सकता है अगर उसको पता है, इरादा पता है, या वो जानता है सब कुछ, तब वो कर सकता है। ठीक है। वारंट हो या ना हो, अपराध को गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है। उच्च न्यायालय से की बिना इच्छा से राज्य के संबंध में जो उच्च न्यायालय होगी वो भी उसको गिरफ्तार कर सकती है। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंगा परिभाषित किया गया है? तो दंगा परिभाषित किसमें किया गया और दंडा का प्रावधान किसमें है? जो दंगा होता है, दंगा में जो दंड दिया जाता है वो किसमें दिया जाता है? तो शामिल किसमें है? 159 में। परिभाषित किसमें किया गया है? 159 में। लेकिन दंड किसमें है? अगर हम दंड की बात करें तो दंड 160 में, और परिभाषित किसमें किया गया है? 159 में। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। जय हिंद।